हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शिवानी, गोलू, गौतम, उमा, विश्वास, मोनू, अनुराग, नवीन, कैसा चल रहा है मेरे प्यारे भाई? और कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? अच्छा महसूस कर रहे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, बढ़िया महसूस कर रहे हैं, मजा आ रहा है, चलेगा। तो हम लोग मेरे प्यारे भाई क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, वही तो पढ़ने हैं और क्या दिक्कत है। अब मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको सक्सेसिव के सारे सवाल करवा दिए। अगला कंसेप्ट आ रहा है मेरे प्यारे भाई। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं, जो मैं इस सवाल में आपको समझाने वाला हूं, सवाल से ही समझाया जाएगा ये वाला कंसेप्ट, लेकिन ये कंसेप्ट है पूरा का पूरा चेन मेथड। चेन मेथड। तो आप कहोगे सर ये चेन मेथड क्या है? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर किसी सवाल में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बजाय हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज की चेंज करते करते अगर अचानक बीच में रुपए आ जाएं, अचानक बीच में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, तो वहां चेन मेथड लगेगा। भाई हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करते हैं किसी संख्या को, आप बोलोगे हाँ जी सर। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करते करते अगर अचानक बीच में रुपीस या कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, तो वहां चेन मेथड लगेगा। जैसे आप इस सवाल को पढ़ो और ढंग से पढ़ के समझना। एक गुजराती कर्मचारी रामू, उसको प्रमोशन मिला और प्रमोशन के कारण उसकी सैलरी 26 सही 2/3% बढ़ गई। पहला एक्शन है। लेकिन काम में रामू जो है ढीला ढाला है, छुट्टी ज्यादा मारता है। फिर उसके बाद उसकी सैलरी 2550 रुपए कम कर देगी उसकी सैलरी। दूसरा एक्शन है। पहले परसेंटेज में बढ़ाएगी, फिर अचानक से रुपए दिया है। फिर रामू का ट्रांसफर हो गया मेरे दोस्तों दिल्ली, और उसकी सैलरी वापस से 12.5% बढ़ गई। तीसरा एक्शन है, तीसरा एक्शन मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और अब उसकी फाइनल जो सैलरी है, जो वर्तमान सैलरी है, वो 15,300 रुपए है। तो आपसे पूछा है उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें, उसकी इनिशियल आय क्या है। सवाल समझ में है? तो ऐसे सवालों को मेरे प्यारे में हम रिवर्स सॉल्व करते हैं, उल्टा सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये इसको रिवर्स मेथड भी बोलते हैं। आप कहोगे सर कैसे कैसे करेंगे? तो इस सवाल में आपको 3 अलग अलग एक्शन दिखाई दे रहे हैं कि एक गुजराती कर्मचारी रामू, उसको प्रमोशन मिला और उसकी सैलरी 26 सही 2/3% बढ़ गई। 26 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/15। भाई 1/15 6 सही 2/3%, 26 सही 2/3%, 4/15। यानी कि रामू की सैलरी अगर इनिशियल 15 यूनिट थी, तो रामू की सैलरी 15 से 4 बढ़ के 19 हो गई। मेरे प्यारे भी, अगर रामू की सैलरी शुरुआत में अगर 15 यूनिट थी, तो 15 से रामू की सैलरी 4 बढ़ के 19 हो गई। 15 से 4 बढ़ के 19 हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई, रामू की सैलरी अगर शुरुआत में 15 यूनिट थी, तो 19 हो गई। पहला एक्शन है। पहले एक्शन के बाद लाइन खींचेंगे। अब परसेंटेज की बात करते करते अचानक बीच में रुपए आया, नहीं रेशियो से नहीं होगा आशु, ठीक है ना, उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा, सवाल उल्टा। अब रामू जो है काम में छुट्टी बहुत मारता, उसकी सैलरी 2550 रुपए कम कर दी गई। अब उसकी सैलरी 2550 रुपए कम कर दी गई है। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि रामू की सैलरी अगर शुरुआत में 15 यूनिट थी, तो 15 यूनिट से बढ़ के 19 यूनिट हुई। फिर 19 यूनिट से रामू की सैलरी को 2550 रुपए कम कर दिए गए। दूसरे एक्शन है। अब रामू का ट्रांसफर दिल्ली हो गया, दिल्ली महंगा शहर है, तो रामू की सैलरी फिर से 12.5% बढ़ गई। 12.5% की फ्रैक्शन लो 1/8। 1/8 का मतलब रामू की सैलरी अगर 8 है, तो 8 से बढ़ के मेरे प्यार भी कितनी हो गई है? रामू की सैलरी अगर 8 है, तो 8 से बढ़ के 9 हो गई मेरे दोस्तों। यानी कि रामू की जो फाइनल सैलरी है वो कितनी है? 9। रामू की सैलरी है 9। अब ठीक है, तो आपके सामने 3 अलग अलग एक्शन है, इनको लिख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। कि रामू की सैलरी अगर 15 थी, तो 15 से 4 बढ़ के 19 यूनिट हो गई। फिर 19 यूनिट से रामू की सैलरी को 2550 रुपए कम कर दिया रामू सैलरी को, ठीक है भाई। अब फिर से अगर रामू की सैलरी अगर 12.5% बढ़ गई, 8 है, तो 8 से बढ़ के 9 यूनिट हो गई। रामू की वर्तमान सैलरी कितनी है? 15,300। तो रामू की जो फाइनल सैलरी है मेरे प्यारे भाई, फाइनल वैल्यू दी है 15,300। रामू की इनिशियल सैलरी पूछी है, क्या आप नहीं कर सकते? कर पाओगे बच्चों। 9 यूनिट की वैल्यू 15,300 है। कितने गुना? 17 गुना। 17 निम्न 153, 1700 गुना। 1700 गुना। आप बोलोगे हाँ सर, तो भी 8 का 1700 गुना होगा। 17 8 136,
ये भी 8 का 17 गुना होगा, 17 8 136 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 13,600 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए। ये भी 8 का 1700 गुना होगा, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, रामू की सैलरी 15 यूनिट से बढ़ के 19 यूनिट हुई, 19 यूनिट। फिर रामू की सैलरी 2550 रुपए कम की गई। 2550 रुपए कम करने के बाद रामू की सैलरी 13,600 है। इस 13,600 को फिर दिल्ली ट्रांसफर हुआ, 12.5% बढ़ाया गया, तब जाके फाइनल सैलरी 15,300 हुई है। यानी कि रामू की सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 है। तो रामू की सैलरी यहां कितनी हुई रही होगी बताइएगा? 13,600 से 2550 रुपए ज्यादा है। तो रामू की सैलरी यहां कितनी होगी? 13,600 रुपए से 2550 रुपए ज्यादा रामू की सैलरी रही होगी। आप बोलोगे आंसर 50 है भाई। 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4 2 6, 16,150 रुपए रामू की सैलरी रही होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। रामू की सैलरी कितनी रही होगी मेरे दोस्तों? 16,000। रामू की सैलरी यहां कितनी रही होगी? 16,150। 16,150 में से 2550 कम करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके रामू की सैलरी 13,600 रुपए हुई है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 19 यूनिट की वैल्यू 16,150 है। 16,000 भाई 2550 रुपए कम करने के बाद किसी आदमी की सैलरी 13,600 है, तो पहले कितनी होगी? 13,600 में 2550 ऐड करेंगे, 16,150। क्लियर है? बताओ अभी किससे कट रहा है मेरे प्यार भी? तो आप कहोगे सर 19 से, 19 अट्ठे 152, अभी कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? 19 पंजे 95, तो 8500 टाइम से आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 850 गुना है। 19 अट्ठे 120 मेरे प्यारे भाई, भाई सॉरी 19 अट्ठे 152, कितना बचेगा? 9 19 पंजे 95, 850 गुना। तो रामू की इनिशियल सैलरी पूछे, वो भी 850 गुना होगी। तो 15 का 850 गुना करेंगे, 15 अट्ठे 120, 12,000, 15 पंजे 75, 750, तो 12,750 रुपए रामू की इनिशियल सैलरी है। और यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखो सवाल एक ही लाइन में सॉल्व होगा, लेकिन इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को आपको रिवर्स, उल्टा सॉल्व करना है, आखिर से सॉल्व करते हुए शुरू तक लाना है, इसलिए हम इसको रिवर्स मेथड बोलते हैं। ये कहां लगेगा? ये वहां लगेगा जहां परसेंटेज की बात करते करते अचानक बीच में रुपए आ जाए। सभी को मेथड समझ में आया? ये कई जगह इस्तेमाल हो गए, प्रॉफिट लॉस में भी लगता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगता है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई एक सवाल आपके सामने मैं ऐसा और करवाऊंगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 105। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करो सब लोग। सौरभ इतना बड़ा सवाल है भैया, 3 स्टेप हो रहे हैं, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला थोड़ना कि ये फॉर्मूला लगा लो उत्तर आ जाएगा, नहीं, फॉर्मूला वाले सवाल नहीं है। किसी शहर की जनसंख्या पहले साल और दूसरे साल 41 सही 2/3% और 92,000 बढ़ जाती है। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 41 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 92,000 बढ़ती है, लेकिन तीसरे साल यह जनसंख्या 10% घट जाती है। तो 3 एक्शन है। अब शहर की जनसंख्या इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी। इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब शहर की जो जनसंख्या है वो प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। तो आपसे पूछा पहले साल के दौरान जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, पहले साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो चेन रूल रिवर्स मेथड लगेगा भाई। इस सवाल में मेरे प्यारे भाई परसेंटेज में चेंज था, अचानक बीच में 92,000 आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तो चेन मेथड लगेगा। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 41 से ही 2/3% बढ़ी, 41 से ही 2/3% की वर्ष वैल्यू 5/12, 1/12 8:1/3%, तो 41 से ही 2/3% की वर्ष वैल्यू 5/12, यानी कि शहर की जनसंख्या, अगर शहर की जनसंख्या पहले साल 12 थी तो 12 से 5 बढ़ के 17 होगी। अगर शहर की जनसंख्या पहले साल 12 थी तो 12 में 5 बढ़ के 17 होगी। आप बोलोगे हाँ सर, पहले साल का एक्शन है। दूसरे साल क्या हुआ? दूसरे साल शहर की जो जनसंख्या है 92,000 रुपए बढ़ जाती है, 92,000 बढ़ी दूसरे साल। तो पहले साल जनसंख्या 12 से बढ़ के 17 हुई है, तो कितनी बढ़ी है बच्चों? 5 यूनिट। पहले साल शहर की जनसंख्या 5 यूनिट इंक्रीज हुई है, 5 यूनिट, यही आपको निकालना है। दूसरे साल कितनी बढ़ी? 92,000।
तीसरा एक्शन, अब तीसरे साल जो जनसंख्या वो क्या होती है 10% घट जाती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी तीसरे साल जनसंख्या 10 थी, 10 से 9 होगी थर्ड ईयर में। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये बोला अब शहर की जो जनसंख्या वो इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। अब शहर की जनसंख्या है मेरे प्यारे भाई 9, ये इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना होना चाहिए। भाई ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो, इन दोनों में रिश्ता नहीं है, रिश्ता बनाना पड़ेगा। अब शहर की जो जनसंख्या है प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। शहर की इनिशियल जनसंख्या कितनी थी 12, 12 का 3 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों, 12 का 3 गुना होता है 36, 12 3 36, यानी कि अब शहर की जो जनसंख्या है क्या, तो अब शहर की जो जनसंख्या वो इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। भाई अगर इनिशियल 12 थी तो 12 का 3 गुना शहर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए 36, बट शहर की जनसंख्या है कितनी मेरे प्यार भी 9, तो मुझे 9 को 36 बनाना पड़ेगा। तो भाई 9 को 36 बनाने के लिए रेशियो है, रेशियो किसी से भी गुणा करते हैं, इस पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा करेंगे 4 2 40, ये हो जाएगा 9 चौक 36। बस सवाल सॉल्व। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है, अगर आप लॉजिकली देखो तो ये कह सकते हैं कि शहर की जनसंख्या पहले 12 थी, अब 12 का 3 गुना 36 हो गई। देखो रिलेट हो गया ना, 12 का 3 गुना 36 हो चुकी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि शहर की जनसंख्या पहले साल 12 थी, 12 से 17 होगी, 5 यूनिट बढ़ी, फिर 17 यूनिट से भी 92,000 बढ़ने के बाद शहर की जनसंख्या 40 हुई है। आप बताओ एक शहर की जनसंख्या 17 यूनिट से 40 यूनिट तक आ गई, क्यों? 17 से 40 हो गई तो बढ़ी कितनी है 23, जबकि शहर की जनसंख्या बढ़ी कितनी है 92,000, 92,000। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही तो सोच रहे हैं हमें। एक शहर की जनसंख्या 17 यूनिट से 40 यूनिट हो गई, तो बढ़ी कितनी मेरे दोस्तों 23 यूनिट बढ़ी, जबकि बढ़ी कितनी है 92,000। तो 23 की वैल्यू 92,000 है, कितने गुना 4, 23 चौका 92, एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है, 4,000। आप बोलोगे हाँ सर एक की वैल्यू 4,000 है। तो आपसे पूछा पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ी, पहले साल बढ़ी है 5, तो 5 की वैल्यू भी 4,000 गुना होगी, 5 चौक 20, 20,000, 5 की वैल्यू भी 4,000 गुना होगी, यानी कि 20,000 रुपए। तो प्रथम वर्ष के दौरान शहर की जो जनसंख्या वो 20,000 बढ़ी है, उत्तर है। तो मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे। मैं 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चेन मेथड इसे बोलते हैं, समझ पाओगे आप, ठीक है। जिसको ना समझ में आए वो एक बार रिपीट करके देखना, और हाथ जोड़ के विनती है कि आगे जब दोबारा इस मेथड का सवाल आएगा तो ये मत पूछना कैसे आया कैसे आया, रिवीजन करते रहा करो। बीमारी है तुमको रिवीजन ना करने की और बार बार भूल जाने की चीजों को, कैसे कैसे करते रहते हो। लास्ट कंसेप्ट आपके सामने, लास्ट टाइप बचा है मेरे प्यारे भाई, और इस लास्ट टाइप को और करते हैं, फिर ये सीट जो है समाप्त हो जाती है, करेंगे। अच्छे सवाल थे। लास्ट टाइप देखो, इस टाइप के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहां मैंने आपको इनको 100 मान के बताया था, रेशियो मेथड से बताया था। लेकिन आज मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सक्सेसिव से बताऊंगा। आप जानते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना, मल्टीप्लाई फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेसिव है। किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी होती है, लेकिन उसकी दैनिक बिक्री जो डेली की जो उसकी सेल है वो 35% बढ़ जाती है। तो आपसे पूछिए था नेट परसेंटेज इफेक्ट ऑन द डेली सेल ऑफ रिसिप्ट। तो नेट परसेंटेज इफेक्ट कितना आएगा मेरे दोस्तों डेली सेल रिसिप्ट में, यानी कि रेवेन्यू में। रेवेन्यू में कितना फर्क आएगा, डेली सेल का मतलब प्रतिदिन की कमाई में कितना फर्क पड़ेगा। तो रेवेन्यू बराबर होता है मेरे दोस्तों, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है मेरे प्यारे प्राइस इंटू डेली सेल। रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू डेली सेल। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझे कि नहीं, ये मैंने आपको बता रखा है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो एक वस्तु का प्राइस 30% कम हो जाता है, 30%।
जबकि उस वस्तु की बिक्री जो है दो डेली की जो बिक्री है वो 35% बढ़ जाती है। तो उस वस्तु की दैनिक कमाई, एक दिन की कमाई के, पर डे की कमाई में कितना फर्क पड़ेगा। तो भाई ये रेशियो से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपको बीच में मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई का मतलब सक्सेसिव है भाई। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक संख्या को पहले मैंने 30% घटाया है, फिर 35% बढ़ाया है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई का मतलब सक्सेसिव है भाई, दिस इज सक्सेसिव आप बोलोगे आंसर। यानी कि आपने रेवेन्यू को 30% घटाया फिर 35% बढ़ाया है, तो नेट चेंज कितना हुआ, -30 और 35 का सक्सेसिव। तो -30 प्लस 35 और -30 गुणा 35/100, 35 थी 105, 1050/100 यानी कि 10.5। तो 35 - 30 5 हो गया, 5 में से 10.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5.5। तो माइनस का साइन आया है मेरे प्यारे भाई, यानी कि डिक्रीज हुई है, 5.5% डिक्रीज हो गया रेवेन्यू। सी ऑप्शन आंसर है, खत्म। -30 प्लस 35 5, 5 में से 10.5 घटाएंगे तो -5.5 आएगा। माइनस साइन आ रहा है तो यानी कि कमाई घटी है, खत्म। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान सवाल था, इससे आसान सवाल तो कोई बन ही नहीं सकता। सवाल आपके सामने अब अगला है, 107 ही बताइएगा, करो। A rectangular portion of an airport runway was getting repaired, for which an estimate was made on the basis of a rate ₹r per square unit. But while doing the work, the length of portion got increased by 10%. ये कुछ CHSL का सवाल है, ये CHSL का सवाल है और ये 2019 का क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे सवाल रखे हैं। देखिए एक एयरपोर्ट रनवे है, उसका ना रिपेयरमेंट का काम चल रहा है। एयरपोर्ट का रनवे है, इसकी रिपेयरिंग चल रही है, और मेरे दोस्तों इसका एस्टिमेट लगाया गया कि इसका खर्च आएगा ₹r पर स्क्वायर यूनिट। ये खर्च आएगा इसको मेरे प्यारे भाई क्या करने का, इसका रिपेयर करने का। लेकिन काम करते समय लंबाई 10% बढ़ गई, चौड़ाई 8% बढ़ गई। जब हम रिपेयर कर रहे थे तो इस रनवे की, इस आयताकार भाग की लंबाई 10% बढ़ गई है और चौड़ाई 8% बढ़ गई। ओवर एंड अबव दिस, और इसके अलावा देयर वाज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर वर्क टू द एक्सटेंट ऑफ 15%। जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी जो रिपेयर का कॉस्ट है वो 15% और बढ़ गया। तो आपसे पूछा ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कितना आया है रिपेयर करने में, जो हमने एस्टिमेट किया था उससे मरम्मत की लागत में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए एक हवाई जहाज, हवाई अड्डे का एक रनवे है जिसपे हवाई जहाज उतरते हैं, ये आयताकार शेप का है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। तो भाई जब हम इसको रिपेयर करेंगे तो रिपेयर करने का कॉस्ट है ₹रुपीस पर मीटर स्क्वायर। ये कॉस्ट है इसको रिपेयर करने का, 1 मीटर स्क्वायर का ₹8 कॉस्ट है। तो भाई पूरे रनवे का कॉस्ट कितना आएगा, तो आप कहोगे सर एरिया, रनवे का एरिया निकालो, उससे R से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा टोटल कॉस्ट। ये मेरे प्यार भी टोटल कॉस्ट आएगा। भाई जैसे आपसे कहें कि भाई जैसे आपको एक अपने कमरे में टाइल लगवानी है, तो टाइल लगाने वाला कहता भाई साहब खर्चा आएगा ₹200 पर मीटर स्क्वायर का खर्चा आएगा, और आपके रूम का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, तो कुल कितना खर्चा आएगा, 200 गुणा 5, ऐसे ही तो निकालते हैं। अनपढ़ मजदूर भी इस बात को समझते हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹8 आ रहा है तो भाई पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन रेक्टेंगल का एरिया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको बीच में मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई नजर नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई आप बोलोगे हाँ जी सर, बोला है कि जब रिपेयर करने चले तो लंबाई 10% बढ़ गई, रेक्टेंगल की चौड़ाई 8% बढ़ गई, चौड़ाई 8%, और जो हमने एस्टिमेट लगाया था कि ₹8 वर्ग मीटर का खर्च आएगा वो भी 15% बढ़ गया, वो भी 15% बढ़ गया। तो आपसे पूछा टोटल कॉस्ट कितना बढ़ा, तो टोटल कॉस्ट होगा 10, 8 और 15, इन तीनों का सक्सेसिव बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई मींस सक्सेसिव, 10, 8 और 15 का सक्सेसिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। तो भाई 10, 8, 18, 15, 33 से तो ज्यादा ही आंसर आएगा, आंसर अप्रोक्स में है मेरे प्यारे भाई। तो इस साल की पहले लैंग्वेज को समझना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दो तरीके, या तो दो को कंबाइंड करके निकाल लो या फिर तीनों का एक साथ फॉर्मूला लगा दो। भाई 10, 8, 18 प्लस 15, 33 आए, तीनों को जोड़ो,
फिर दो दो की गुणा बटे 100, 10 अट्ठे 80, 15 अट्ठे 120, 200, 200 और 150, 350। 350 को 100 से भाग करेंगे 3.5, 3.5, 33 में 3.5 जोड़ेंगे 36.5, 36.5 से ज्यादा आएगा, एक ही आंसर है। मुझे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया एक्स वाई जेड का सबसे पहले तीनों को जोड़ लो, 10 8 18 15 33, फिर दो दो की गुणा बटे 100, दो दो की गुणा बटे 100 करेंगे तो 80, 120, 200 और 150, 350 बटे 100, 3.5, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000 आएगा। लेकिन 33 में 3.5 जोड़ेंगे 36.5% से ज्यादा आएगा, वो एक ही ऑप्शन है ए। बात खत्म। कर पाओगे? ठीक है जी। तो सवाल को पहले समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन इजी है क्योंकि कंसेप्ट आपको बता रखे हैं जी। ये बताइएगा, जैसे ये वाला सवाल देखो, करना करिए। किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ा दिया जाता है, उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा? भाई आयत का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों, आयत का एरिया होता है रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, बीच में गुणा आ रहा है। अब आयत की लंबाई भी 22% बढ़ गई, चौड़ाई भी 22% बढ़ गई। लंबाई को भी 22% बढ़ाया, चौड़ाई को भी 22% बढ़ाया, बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो एरिया कितना बढ़ेगा? 22 और 22 का सक्सेप, 22 और 22 का सक्सेप दिमाग में कर सकते हैं, ये आ जाएगा डी ऑप्शन। पेन उठाना नहीं भाई, 22 प्लस 22 प्लस 22 गुणा 22, 484, 484 बटे 100, 4.84, 44 में 4.84 जोड़ेंगे तो 48.84% आएगा उत्तर। आगे चलेंगे। सवाल बच्चों आपके सामने होगा यहां पर 109। ये बताइएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है? करो। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% घटाया जाता है तो उसका एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा? अब देखो, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अभी ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं। वर्ग की भुजा को अगर ए मानता हूं तो वर्ग का भुजा होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणा ए है भाई। अब हर भुजा को, प्रत्येक भुजा को 17% घटा है, ये भी 17% घटा अभी मेरे दोस्तों, ये भी 17% डिक्रीज हुआ है। ये लिखने की जरूरत नहीं, वो आप गधेों से लिख के बताना पड़ता है। तो एरिया कितना घटेगा? -17 और -17 का सक्सेसिव। मैं भी एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या पढ़ा है फॉर्मूले से? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, -17 -17 -34 प्लस एक्स वाई, मई -17 की -17 में गुणा करेंगे 289, 289 बटे 100, 2.89, तो आएगा -34 में 2.89 जोड़ेंगे तो ये आएगा जी आपका 31.11%। क्लियर है? -17 का सक्सेसिव निकालना है, गधो थोड़ी तो शर्म कर लो, हैं? साइन भी माइनस का आएगा। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने, यहां पर बताइएगा, करो जल्दी से। किसी आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो एरिया में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? आयत की लंबाई, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 13% बढ़ गई, चौड़ाई 8% कम होगी, बीच में मल्टीप्लाई है, तो एरिया कितना चेंज होगा? 13 और -8 का सक्सेसिव, 13 -8 माइनस
13 अट्ठे 104, 104 बटे 100 1.04, एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। एक्स की जगह 13 रखेंगे, वाई की जगह -8 रखेंगे, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे सागर, प्लस हो जाता है। तो 13 में से 8 गया 5, 5 में से 1.04 घटाओगे तो सी ऑप्शन आएगा, 3.96% इंक्रीज। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात को समझा। सवाल है आपके सामने यहां पर 111 ही बताइएगा, करो। डी ऑप्शन नहीं है कचरा लोग, 3.96% आएगा। पांच में से 1.4 घटाएंगे तो 4 से छोटा हो जाएगा। यदि आयत की लंबाई 17% कम हो जाती है, चौड़ाई 17% बढ़ जाती है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा बताया है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, एरिया। लंबाई 17% कम हो गई, चौड़ाई 17% बढ़ गई, एरिया में कितना चेंज आएगा? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सक्सेसिव। x% घटाओगे, x% बढ़ाओगे तो हमेशा डिक्रीज होगा, 2.89%। हमेशा -17 और 17 का सक्सेसिव क्या होगा? 17 स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% डिक्रीज होगा। 289 बटे 100, 2.89% क्षेत्रफल घट जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने यहां से 112। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर का पूछा हुआ। करिए बच्चों, क्या उत्तर है, फटाफट करो। If price of petrol increases by X%, but consumption decreases by X% due to total expenditure, total खर्चा decreases by 20.25%. Find the percentage change in expenditure if price and consumption both will increase by X by 3%. देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें X का मान निकालना पड़ेगा। हमें बात जानते कि एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर कीमत गुणा होगा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। पेट्रोल का कीमत X% बढ़ जाता है, लेकिन पेट्रोल की खपत X% कम हो जाती है।
तो एक्सपेंडिचर में कितना होगा मेरे दोस्तों चेंज? तो एक्सपेंडिचर एक्स स्क्वायर अपॉन 100% डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंडिचर खर्चा जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 100% डिक्रीज हो जाएगा, जबकि कुल खर्चा कितना डिक्रीज होगा? 20.25% डिक्रीज होगा कुल खर्चा, 20.25% डिक्रीज होगा। आप बोलोगे ऐसे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा 2025। भाई तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 45। तो एक्स का मान 45 आ गया मेरे प्यारे भी। बोलो बात समझे? अंडर रूट ले लेंगे ना भाई, 2025 का अंडर रूट 45, तो ये यहां से हमने पता लगा ले कि एक्स का मान 45 है। अब बोला है प्राइस है भाई, एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा यदि प्राइस और कंजम्पशन दोनों को x/3 बढ़ा दें? तो 45/3 होता है 15%। तो अगर हम प्राइस को भी 15% बढ़ा दें, कंजम्पशन को भी 15% बढ़ा दें, तो खर्चे में कितना चेंज आएगा? तो 15 और 15 का सक्सेसिव 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 225, 225/100 2.25। तो बच्चों आएगा 32.25% आपका जो है खर्चा बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है। सभी बच्चों ने सवाल किया भी है। तो भाई इसमें पहले आपको ना एक्स का मान निकालना पड़ेगा, और एक्स का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है जी, आगे चलते मेरे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट है, 113 है जी बच्चों। इस सवाल का जवाब आप हमें दीजिएगा, गोरा सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बनाओ। अर्चित तो फिर कंसेप्ट पढ़ो जाके। सीडीएस 2017 का सवाल है, बेसिक सवाल है। बताओ जी बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है? एक सर्कल की रेडियस इस प्रकार बढ़ाई जाती है जिससे कि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए, तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? जो समझदार बालक है वो इस सवाल का आंसर देखते ही कर देंगे, बी ऑप्शन। वो इस सवाल में कलम तक उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि भाई सर्कल की परिधि क्या होती है? सर्कल की परिधि या सरकमफ्रेंस होते 2πr। सर्कल की परिधि होती है सरकमफ्रेंस 2πr। अब 2π तो अपने आप में कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, यानी कि परिधि डिपेंड करती है रेडियस पे। रेडियस को जितना बढ़ाओगे परिधि भी उतना ही परसेंट बढ़ेगी। रेडियस को दुगुना करोगे परिधि दुगुना, रेडियस को आधा करोगे परिधि भी आधा हो जाएगी। अगर परिधि 15% बढ़ी है तो यानी कि सर्कल की रेडियस भी 15% बढ़ी होगी। सर्कल की रेडियस भी कितनी बढ़ी है? 15%। तो भाई रेडियस भी 15% ही बढ़ी है। सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर। पाई कांस्टेंट है, पाई फिक्स वैल्यू है। अब रेडियस 15% बढ़ी है तो एरिया में कितना चेंज आएगा? 15 और 15 का सक्सेसिव। रेडियस 15 बढ़ी है तो 15 का सक्सेसिव करेंगे, 32.25% एरिया बढ़ जाएगा सर्कल का, 15 का सक्सेसिव। क्लियर है? मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है, और इसी के साथ इस समाप्त होता है। ये परसेंटेज की सेकंड शीट थी। आप इसको ये मत सोचिए कि हम केवल एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं। आप परसेंटेज को ऐसे समझिए कि हम पूरे अर्थमेटिक मैथ का नींव पढ़ रहे हैं, नींव। किसी भी बिल्डिंग को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है उसकी नींव की खुदाई में, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में। फ्लोर पे लेंटर तो जल्दी जल्दी पड़ता जाता है, तो वही है। तो इस शीट में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाए, डेविएशन और मेरे दोस्तों सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और मैंने बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले से हर एक तरीके से समझाया। ठीक है, अब परसेंटेज की तीसरी और आखिरी शीट, अब ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अब परसेंटेज की तीसरी और आखिरी शीट है मेरे दोस्तों। इस शीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस शीट में हम पढ़ेंगे इनकम वाले जो सवाल आते हैं, इनकम वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, दूसरी वैरायटी है इनकम वाले। इस शीट में हम पढ़ेंगे इलेक्शन वाले सवाल। छोटी शीट है, बहुत बड़ी नहीं है, इलेक्शन वाले सवाल। और फिर हम इसमें पढ़ेंगे कमीशन वाले सवाल, कमीशन। और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त। इसके बाद मैं आपको अलग से प्रैक्टिस शीट दूंगा, प्रैक्टिस शीट आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, कमीशन वाले सवाल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये तीन मेरे दोस्तों आपके सामने होंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे।
ठीक है जी, ये केवल परसेंटेज में, इनका आगे कोई इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन डेविएशन और सक्सेसिव ऐसे जो पूरे अर्थमेटिक मैथ में उन दोनों कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे जी। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी, एक सेकेंड होल्ड करो, शीट लगवाता हूं। ठीक है जी। चलो कितने सवाल हैं केशव? 20 ये सारे? चलो, तो मेरे प्यारे भाई आ जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इनकम वाले टाइप। सर कल से कराई, कल से क्यों दुष्टो, अभी करेंगे हम। 2 दिन से कैलकुलेशन कर करा के गुरुदेव रुला दिया। हाँ, तो कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले पढ़ेंगे इनकम बेस्ड सवाल। ठीक है जी, इनकम के लैंग्वेज बेस्ड सवाल। एक तो मैंने आपको डेविएशन में करवाया है, वो अलग है, ये टाइप अलग है। भाई हर कोई जानता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, मैं बता चुका हूं। भाई आदमी जो कमाता है वो होती है उसकी इनकम 100%। मैं आपसे कहता हूं कोई आदमी 100% कमाता है, तो 100% में से अगर कोई आदमी 70% खर्चा कर रहा है, 70%, तो उसकी बचत कितनी है? 100 रुपए अगर कोई आदमी कमा रहा है, 100 में से 70 रुपए खर्च कर दिए, तो बाकी के 30 रुपए उसके पास बचे, यानी कि उसकी बचत 30% है। बस इतना ही आपको जानना है। क्लियर है? अलग से इसमें कोई कंसेप्ट बताने का नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अलग से शुरू करता हूं मैं सवालों से। सवाल नंबर 1, ये बताइएगा प्यारे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? एक आदमी अपनी सैलरी से 78,000 रुपीज हर महीने खर्च करता है। हर महीने एक आदमी 78,000 रुपीज खर्च करता है। वह अपनी सैलरी का 40% बचाता है। कितना बचाता है? 40% बचाता है। तो पूरे साल के लिए उसकी सैलरी ज्ञात करिए। पूरे साल के लिए। एक बात बताओ, सवाल में जो इनकम पूछे वो पूरे साल की पूछिए, पूरे साल की, तो आपको कहानी भी साल भर की लेनी पड़ेगी ना। अब एक बात बताओ, कोई आदमी हर महीने 78,000 रुपीज खर्च करता है, हर महीने 78,000 रुपीज खर्च कर रहा है एक महीने में, तो आदमी एक साल में कितना खर्च करेगा? 78,000 रुपीज का 12 गुना। एक साल में 12 महीने होते ना, तो आदमी एक साल में इतना खर्चा कर रहा है मेरे प्यारे भाई। 70 हर महीने 78,000 रुपीज, तो एक साल 12 महीने में 12 गुना खर्च कर रहा है। अब एक बात बताओ, कोई वह आदमी 40% बचा रहा है। अगर कोई आदमी अपनी 100% की इनकम में से 40% बचत कर रहा है, तो उसने खर्चा करा कितना है? तो आप कहोगे सर उसने 60% खर्चा करा है, 60%। तो भाई 60% की जो वैल्यू है वो ये दे रखी है। 60% की जो वैल्यू है ये दे रखी है। आप बोलोगे हाँ सर 100% में से अगर कोई आदमी 40% बचत कर रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है? 100 में से 40 माइनस कर देंगे। 60% बच्चों वो खर्चा कर रहा है। 60% की वैल्यू आपको दे हुई है और आपसे पूछा क्या है? पूरे साल की इनकम 100% की वैल्यू पूछी है। तो भाई 6 से काट लेंगे। 6 से 78 कितनी बार जाएगा? 13 बार, 13,000।
तो यहां से 6 से काटा है मैंने, 10% की वैल्यू क्या आ गई, 10% की वैल्यू आ गई 13 गुणा 12 156, 156,000। ये 10% की वैल्यू है। पूरी इनकम पूछी है 100%, 100% की वैल्यू पूछी है, 10 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 15,60,000 रुपए। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, ना कि सी। इतना बेसिक सवाल है, इस सवाल में कुछ भी नहीं था। कोई मतलब अनपढ़ आदमी भी इस सवाल को सॉल्व कर सकता है, एक अनपढ़ आदमी भी। भाई साहब यह महीने का खर्चा दिया, कोई आदमी अपनी सैलरी से हर महीने 78,000 रुपए खर्च करता है और वह अपनी इनकम का 40% बचत कर रहा है आदमी, तो पूरे साल के लिए उसकी सैलरी, अगर कोई आदमी एक महीने में 78,000 रुपीज खर्च कर रहा है हर महीने, तो पूरे साल में कितना खर्च कर रहा है, 78,000 का 12 गुना। ठीक है जी। 100% इनकम में से 40% की आदमी ने बचत करी, तो खर्चा कितना करा है, 100 माइनस 40, 60% खर्चा करा है। तो खर्चे को बराबर कर दिया। साल में दिया क्या, खर्चा और खर्चे की परसेंटेज दोनों को बराबर कर दिया, 100% की वैल्यू निकाल ली। 6 से 78 13 बार काटा है, 13 छिंग 78 सागर। ठीक है, 6 से काटा है मैंने दोनों तरफ। एक सवाल और करो, ऐसा ही बनाएंगे। सवाल नंबर 2 बनाइएगा जल्दी। सवाल को ढंग से पढ़ा करो, होल ईयर पढ़े नहीं आप बेटा। विशाल खर्चा महीने का दिया है, इनकम साल भर की पूछी है, साल भर की। सवाल को ढंग से पढ़ा करो यार। ये कौन है सर जो 78,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर कर रहा है, हम 71,000 के लिए पढ़ रहे हैं। तो सरकारी नौकरी में ही तो सैलरी 71,000 है, प्राइवेट में तो बहुत है बेटा। हैं, गुड़गांव में आके काम करो, बताओ, प्राइवेट कंपनी में 2-2 लाख रुपए सैलरी देती है, 2-2 लाख रुपए महीने का। वो अलग बात है कि शुरू में 18,000 रुपए सैलरी देती हैं, लेकिन 3-4 साल बाद कोई आदमी काम कर ले प्राइवेट में अच्छे से। मेरे सीएसआईटी के बहुत दोस्त थे, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ब्रांच के, बीटेक के। कई लड़के हैं जिनका जो पैकेज है 20 लाख रुपए तो नॉर्मल है सालाना, 20 लाख रुपए। हमारे देश में सरकारी नौकरी को सब कुछ बना दिया है, जबकि असली कमाई जो कर रहे हैं वो स्किल वाले प्राइवेट जॉब वाले कर रहे हैं, जिनके अंदर स्किल है। गवर्नमेंट जॉब उन लोगों के लिए जिनको कोई काम नहीं आता। गवर्नमेंट जॉब केवल उनके लिए, गवर्नमेंट को जिनको कोई काम नहीं आता, मतलब ना उनको फर्नीचर काम आता, ना उनको पुताई करना आता, ना घिसाई आता, ना सब्जी बेचना आता, ना मार्केटिंग आती, ना बोलना आता, ना मॉडलिंग आती, कुछ नहीं आता। ना उनको कंप्यूटर को कोई काम आता, एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं आता, प्रोग्राम लिखना नहीं आता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम नहीं आता, बिजली के तार जोड़ना कुछ नहीं आता उनके लिए। मतलब जिनको अंदर कोई स्किल नहीं है। करो जी, इस सवाल का क्या आंसर है सर? लेकिन शादी तो गवर्नमेंट जॉब से ही होती है। किसने कहा अभिषेक, किसने कहा कि शादी गवर्नमेंट जॉब से होती है? तुम ना इतनी दुनिया में रहते हो, तुम बस इतनी दुनिया देखिए, ये मेरी दुनिया, ये मेरा शहर है, मेरे 4-5-10-20 रिश्तेदार हैं गरीब से, और मैं भाई ये शादी करा देंगे, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो। दुनिया से बाहर निकलो। जिस आदमी के 4 पेट्रोल पंप चल रहे हैं ना, उसकी शादी होती है और तगड़ी होती है सरकारी नौकरी वाले से। जी, अमोलिया अपनी इनकम का 68% बचाती है। अमोलिया का मासिक व उसका मंथली खर्चा 25,720 है। अमोलिया का एक महीने का खर्चा 25,720 रुपए है, अमोलिया का खर्चा। तो आपसे पूछा है उसकी बचत। अमोलिया की बचत है 68%।
68% बचत ही पूछी है। ये 68 में छुपा होता है 17। 17 का मल्टीपल आपसे पूछा है। जो ऑप्शन 17 से कटेगा वो आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो मैं 17 का मल्टीपल चेक करने से बेटर है मैं सॉल्व कर लूं। एक बात बताओ, एक आदमी की इनकम 100% है। 100% में से अगर उसने 68% बचत किया है, 100 में से अगर 68% बचत किया है तो खर्चा कितना किया है? 100 में से 68 घटाइएगा। 100 में से 68 घटाएंगे तो 32% खर्चा किया। 32% खर्चा किया है। भाई जो चीज दी है उसको इक्वल रखेंगे ना। सवाल में क्या दिया है? खर्चा। तो खर्चा निकालो, करा कितना परसेंटेज में? 100% में से 68% बचत करा तो खर्चा करा 32%। 100 में से 68 घटाइएगा। क्लियर है? 32%। तो 32% की वैल्यू 25,720 रुपए दी है। लेकिन पूछा क्या है? पूछा है आपसे मंथली बचत। भाई मंथली बचत कितनी है? ऐसा नहीं है कि आप पहले इनकम निकालो फिर बचत निकालो। जो चीज पूछ गई है उस पर डायरेक्ट अटैक करो। भाई 68% बचत कर रही है अमूल्य, कितना बचत करी है? 68%। तो आपसे 68% की वैल्यू ही पूछी है, 68% की वैल्यू आपसे पूछी है। बचत कितनी करी? 68%। उसकी वैल्यू मेरे दोस्तों आपसे पूछी है। बताओ क्या आंसर आएगा? तो मेरे प्यार भी ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स सॉल्व करूंगा। आप देखो भाई 32 का दुगुना होता है 64। ये दुगुने से ज्यादा है। 32 का दुगुना 64 होता है। 64 से ये 68 है, थोड़ा सा ज्यादा है 4%। तो भाई यहां भी 25,000 का दुगुना करेंगे तो लगभग ये 50,000। आंसर भी 50,000 से हल्का सा ज्यादा आएगा। 50,000 से हल्का सा ज्यादा ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये अकेला ऑप्शन है, यही आंसर आएगा। केवल अप्रोक्स कैलकुलेशन करो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है। भाई 32 का दुगुना होता है 64, दुगुना, ठीक है भाई। लेकिन ये 68 है तो दुगुने से ज्यादा है, तो उधर भी दुगुना करोगे तो 25,000 का दुगुना, ये 25,000 समझो लगभग 50,000, तो 50,000 से हल्का सा ज्यादा आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है, खत्म। ऐसे सोचना है। ये बताइएगा सवाल, एक और सवाल करेंगे, ऐसा बनाओ। बताइए, बताओ। रानी सेव्स 28% ऑफ हर इनकम। रानी अपनी इनकम का 28% राशि बचत करती है। रानी ने खूब बचत करी 28%, और रानी खर्च करती है 2,48,904 रुपए। रानी खर्चा कर रही है 2,48,904 रुपए। पूछा है उसकी कुल इनकम बताओ। अब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, जरा सोच समझ के बताइए। रानी 100% इनकम में से 28% बचत करे तो रानी ने खर्चा करा कितना? 100 में से 28 माइनस करेंगे तो रानी ने खर्चा करा है 72%, 72%। 72% की वैल्यू सवाल में दी है 2,48,904 रुपए, क्योंकि रानी का खर्चा 2,48,904 है। पूछा उसकी कुल इनकम, रानी की इनकम पूछे, इनकम मतलब 100% की वैल्यू पूछी है।
ये 72% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, बटे 72। अब 100% की वैल्यू आपको निकालनी, तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये मेरे दोस्तों आपको करना है। अब इस बात को जरा ढंग से समझिएगा, जरा ढंग से सुनेगा, देखिएगा बच्चों। ये 2 से 4 पे जाना है आपको, तो कैसे जाओगे भाई? 2 से 4 पे पढ़ा जब ही जा सकता है, तो 2 दूनी 4 होगा, या फिर 2 सत्ते 14 में, या तो 2 दूनी 4 में एंड में 4 आता है, या 2 सत्ते 14 में एंड में 4 आता है। अब देखिए 2 यूनिट डिजिट तो किसी ऑप्शन का है ही नहीं, 7 दिखाई दे रहा है इकाई का अंक, यही आंसर होना चाहिए। तो मैं केवल इकाई के अंक से कैलकुलेशन करूंगा, ये 3 जीरो आने का तो कोई मतलब है ही नहीं, ये उत्तर हो जाएगा, सी खत्म। केवल यूनिट डिजिट मैच कर लो। आप बोलोगे जी सर, मुझे लगता है कि अब आप ऐसे टाइप का सवाल कर लोगे, और जो बच्चा अब भी नहीं कर पाता वो कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। आगे चलेंगे। पांचवा सवाल नहीं लगा किशन, चलेगा मेरे दोस्तों। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल, नेक्स्ट टाइप मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट टाइप। देखिए इस टाइप के मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे भाई, नॉर्मल इन क्वेश्चन। आप बोलोगे सर नॉर्मल का मतलब है इनमें रिमेनिंग शब्द नहीं आता, इनमें रिमेनिंग या शेष शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, रिमेनिंग शब्द नहीं आता, ना इनमें रिमेनिंग शब्द आता है, ना इनमें शेष शब्द आता है, ना इनमें रिमेनिंग शब्द आता है, ना ही इनमें शेष शब्द आता है। आप कहोगे सर कैसे सवाल है? देखो बड़े बेसिक सवाल है, आप समझ जाओगे। ये देखिएगा सवाल नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल नहीं भैया, शिव का मंथली सैलरी 75,000 रुपए है। अच्छा, शिव की जो मंथली सैलरी है, सीजल 2022 का लेटेस्ट सवाल है, शिव की जो मंथली सैलरी है वो 75,000 रुपए है। वह घरेलू सामान पर 12,000 रुपए खर्च करता है, एलआईसी और म्यूचुअल फंड पर 14,000 रुपए खर्च करता है, अपने बच्चों की शिक्षा पर 15,000 खर्च करता है, फुटकर खर्चों के लिए 10,000 रुपए खर्च करता है, छोटे मोटे खर्चे के लिए, और उसकी बचत 21,000 रुपए पर महीने, हर महीने 21,000 रुपए बचत करता है। बाकी राशि वो अनाथालय को दान करता है। तो उसकी इनकम का कितना परसेंट है जो उसने दान किया? वह अपनी इनकम का कितना परसेंट डोनेट करा है? उसने अपनी इनकम का कितना परसेंट डोनेट किया है, वो बताइएगा जल्दी से। अब बताओ कौन करेगा, ध्यान से सुनेगा आप लोग। भाई एक आदमी की इनकम 75,000 है, कितनी इनकम है? 75,000। अब मेरे दोस्तों यहां रिमेनिंग रिमेनिंग तो नहीं आ रहा है, टोटल जोड़ो, 75,000 में से कितना खर्च कर दिया? 12, 14, 26,000, 26 और 15, 41, 41 और 10 51, 51 और 21 72,000। तो 72,000 रुपए उसने सब जोड़ लो, टोटल खर्च कर दिया। 72,000 खर्च कर दिया ना, सब जोड़ लीजिए, ये 12, 14, 26, 15, 41 और मेरे दोस्तों 31, 72,000 खर्च कर दिया है। 75,000 में से 72,000 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 75,000 में से 72,000 घटेंगे, 3,000 बचा। ये 3,000 उसने अनाथालय में डोनेट कर दिया। ये बिल्कुल आपके लिए बता रहा हूं मैं कि आप 75,000 रुपए महीने कमाओगे तो ऐसे ऐसे खर्चा करना, बाकी का 3,000 रुपए डोनेट करना। तो मेरे प्यारे भाई उसने कितना परसेंट डोनेट किया अपनी इनकम का? तो आप कहोगे सर ये 1/25। 1/25 को परसेंटेज में कहेंगे, 3 से 75 25 बार चला गया ना, 4% डोनेट किया है, डी ऑप्शन। बड़ा बेसिक सवाल है, बताओ। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं आपको मेरे प्यारे भाई एक सवाल और करवाऊंगा ऐसा, सवाल नंबर है 5, ये बताइएगा जल्दी से, करो। इस सवाल को सोच समझ के बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा, बनाओ जल्दी।
यार आजकल तुमने केस सुना है? वो पाकिस्तानी लड़की सीमा, सारी सीमा लांग के आ गई। उसने तो वो कथन सत्य कर दिया, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई है भाई। ये लौंडे पबजी खेल खेल के आज तक कुछ जीते नहीं, केवल गंवाए। सीखो सचिन से। हैं? लड़की बुला लिया पाकिस्तान से, पर मुझे वो तो एजेंट लग रही है पाकिस्तानी। कह रही है 5वीं फेल है, ऐसी फड़ाते डार इंग्लिश बोल रही है। और उसके साथ एक बार बताओ, 4-4 बच्चे भी लेके आई है। उसकी शादी हुई 5 साल पहले, 5 साल में 4 बच्चे पैदा हुए। तो पबजी कब खेलती थी? मुझे तो इस पे भी शक हो रहा है। कह रही मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते थे। अरे प्यार नहीं करते तो 4-4 बच्चा कहां से आया? प्यार की तो निशानी है। बताओ। अभी 4-5 साल और रुकती तो 5 और हो जाते, 10 बच्चे। फिर कहते प्यार नहीं है, हैं? बताइए। इतनी फराटेदार इंग्लिश 5वीं फेल होके बोल रही है पाकिस्तानी। बताओ, हमारे यहां तो ग्रेजुएट ऐसी अंग्रेजी ना बोल पाए। एक पे 4 फ्री। ये बताइएगा जल्दी से। कहीं इस मारे तो लौंडे पबजी नहीं खेल रहे हैं आजकल। मजाक थोड़ा ना कर रहा हूं। चलेगा, ये बताइएगा। और पूरा मीडिया उसके पीछे लगा पड़ा है जैसे देश में और कोई समस्या ही नहीं है। दिल्ली डूबने को आ रही, दिल में बाढ़ आ रही है, उसकी न्यूज नहीं दिखा रहे इतनी देर के लिए, हैं? और सीमा के पीछे लगा पड़े। और वो भी बिल्कुल एकदम बेहतरीन नहा धो के दोनों बैठ जाते हैं, वो सीमा और सचिन, कि आप मीडिया वाले आएंगे, और रात तक, देर रात तक इंटरव्यू देते हैं। चलेगा। राधा अपनी सैलरी का 25% भोजन पर, 16% घर के किराए पर, 13% मनोरंजन पर और 9% बाकी सुविधाओं पर खर्च करती है। एक महीने के एंड में उसने 24,827 रुपए की बचत करी। तो उसकी सैलरी पर महीने कितनी है? प्रति महीने। तो भैया हमने मान लिया कि राधा की जो सैलरी है वो 100% है। आपको 100% की वैल्यू इस सवाल में निकालनी है। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब राधा ने क्या खर्च कर दिया? यहां रिमेनिंग सब तो नहीं लगा, नॉर्मल सवाल। राधा ने अपनी सैलरी का 25% खर्च किया खाने पीने पे, 16% घर के किराए पे, 13% फिल्म देखने की शौकीन है, कपड़ा पहनने की, 9% अन्य सुविधाओं पे। तो 100 में से टोटल कितना खर्च हुआ? 25, 16, 41, 41 और 9 50। 50 में 13 जोड़ूंगा, 63%। तो 63% टोटल मिला के उसने खर्च कर दिया है 100 में, जब सब जोड़ लीजिए। तो 100% में से भाई साहब, इनकम में से 63% राधा ने खर्च किया। तो राधा के पास बचा कितना है? 100 में से 63 माइनस करेंगे तो राधा के पास 37% बचा है, 37%। 100 में से 63 माइनस करेंगे, 37% बचा। जबकि महीने के अंत में उसकी बचत है कितनी? 24,827 रुपए। तो 37% की वैल्यू 24,827 है। 100% की वैल्यू पूछिए। सभी ऑप्शन के एंड में 2 जीरो आ रही है, क्योंकि 100 का मान निकालेंगे 2 जीरो तभी आ सकती है जब पूरा पूरा कटे। तो मैं केवल यूनिट डिजिट मैच करूंगा। भाई 7 से 7 कैसे जा सकता है? एक ही रास्ता है, जब 7 एकम 7, 7 एकम 7 बार पहाड़ा जाएगा, यानी कि एंड में 1 आना चाहिए। ये वाला आंसर हो जाएगा 671। भाई 7 अट्टे 56 नहीं होगा, 7 21 1 आएगा, 7 नाम 63 3 आएगा। 7 की 1 में गुणा करेंगे तो ही एंड में 7 आएगा। तो यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। डी ऑप्शन आंसर है। मतलब 37 से इसको जितनी भी बार भाग जाए एंड में 1 आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 जीरो आएंगी। तो ये उत्तर हो गया। मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई कि ये सवाल आप कर पाओगे, इजी टाइप है। अब मैं आगे चलता हूं, ध्यान से सुनेगा। ये था नॉर्मल टाइप। अब लेकिन पेपर में ये ज्यादा नहीं आता। पेपर में आता है जो मैं आपको समझाने वाला हूं, स्पेशल टाइप। ठीक है ना? स्पेशल टाइप। और इसमें मेरे दोस्तों सक्सेसिव के कंसेप्ट से सॉल्व होगा। सक्सेसिव के कंसेप्ट से ध्यान सुनिएगा, ये सॉल्व होगा मेरे दोस्तों सक्सेसिव से।
सक्सेसिव मतलब मेरे प्यारे भाई इसमें रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल होगा, या तो इसमें रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल होगा या इसमें शेष शब्द इस्तेमाल होगा, शेष शेष, या फिर में लेफ्ट शब्द का इस्तेमाल होगा, लेफ्ट बचे हुए का। तो ये होगा सक्सेसिव से। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान सुनेगा। जैसे एक आदमी की इनकम 100 रुपए है, जैसे मान लो एक आदमी की इनकम 100 रुपए है, 100 रुपए एक आदमी की जो इनकम है 100 रुपए है इनकम, तो अपनी इनकम का 20% खर्च करता है वो रेंट पर। एक आदमी, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे मानो एक आदमी की इनकम 100 रुपए, तो अपनी इनकम का 20% वो रेंट पे खर्च करता है। तो 100 में से 20% 20 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80। तो रिमेनिंग 80 है मेरे प्यारे, रिमेनिंग कितना है, 80। अब उसकी इनकम 80 है, तो मुझे 100 से कोई मतलब नहीं है, 80। भाई एक आदमी की इनकम 100 है, 100 रुपए का 20% मेरे दोस्तों उसने रेंट दे दिया, बचा 80। अब वो रिमेनिंग इनकम का, रिमेनिंग शब्द आएगा, रिमेनिंग इनकम का, अब वो अपनी बची हुई इनकम का, बची इनकम का 15% खर्च करता है मेरे दोस्तों खाने पर। बची इनकम का 15% खर्च करता है खाने पर। तो भाई 80 का 15% क्या होता है, 80 का 15% होता है 12। तो 80 में से 12 और खर्च किया, तो अब कितना बचा, 68 रुपए बचा। 80 का 15%, रिमेनिंग 80 है ना, 80 का 15% 12 होता है, 15 120, 12 और खर्च किया तो बचा 68। यानी कि अब उसकी इनकम 68 बची, रिमेनिंग इनकम 68 है। अब वो बची हुई इनकम का, इनकम 68 बची, बची हुई इनकम का 10% खर्च करता है मेरे दोस्तों गर्लफ्रेंड पे। रिमेनिंग इनकम का 10% खर्च करता है अपनी महिला मित्र पे, या महिला शत्रु कहिए, महिला शत्रु पे। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई 68 है, 68 का 10% होता है 6.8, यानी कि रिमेनिंग का 68 का 10%, 6.8 उसने खर्च किया तो बचा कितना, 61.2। 68 में से 6.8 घटाएंगे तो बचा कितना, 61.2 बचा मेरे प्यारे भाई। यानी कि उसकी पॉकेट में फाइनल इतना बचेगा। ये उसकी मेरे प्यारे भाई सेविंग होगी, सेविंग। तो फर्क समझ में आया कि नॉर्मल लैंग्वेज में और रिमेनिंग वाली लैंग्वेज में क्या फर्क है। तो बच्चों आप यहां से समझ पा रहे हैं कि सर ये सक्सेसिव चेंज हो रहा है, यहां पे सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है सर, ये सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है। भाई एक आदमी की इनकम 100 है, 100 का 20% खर्च कर दिया रेंट पर, 85। अब रिमेनिंग इनकम का, रिमेनिंग का 80 का 15% खर्च किया खाने पर। 80 का 15% 12 होता है, 80 में से 12 खर्च किया, बचा 68। अब रिमेनिंग इनकम 68 है, 68 का 10% उसने खर्च किया अपनी गर्लफ्रेंड पे, तो 68 का 10% 6.8 बचा। फाइनली उसके पॉकेट में 61.8 बचा, 61.2 बचा, उसकी फाइनल है। तो मेरे दोस्तों यानी कि ऐसे सवालों को आपको सक्सेसिव से करने हैं। सक्सेसिव के मैंने आपको तीनों ही तरीके बताए हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, आप रेशो से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, और आप जो है ऐसे सवालों को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि इनिशियल, मेरे दोस्तों आप क्या कर रहे हो, खर्चा, ये सब आपने क्या किया, खर्चा। कुछ खर्चा आपने रेंट पे किया है, कुछ फूड पे किया है, कुछ गर्लफ्रेंड पे किया है। तो इनिशियल जो होता है मेरे दोस्तों वो आदमी की इनकम होती है, इनकम। इनकम में से खर्चा करवाने के बाद जो फाइनल बचेगा वो आदमी की सेविंग होगी, बचत, सेविंग्स होगी। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आया है। इनकम में से इतना इतना खर्चा आदमी ने कर दिया, करने के बाद जो उसकी पॉकेट में बचेगा वो आदमी की सेविंग्स, बचत होगी। दैट्स इट। कंसेप्ट मैंने आपको एग्जांपल समझाया, सवाल करेंगे। सवाल है 6, बताओ क्या आंसर है। रेशियो मेथड ही बेस्ट होता है। सबसे बेसिक सवाल से मैं शुरुआत कर रहा हूं, सबसे बेसिक से। रीता अपनी इनकम का 25% खर्च करती है घर के किराए पर, 25% घर के किराए पर। फिर शेष राशि का, देख लो शेष शब्द आ गया, 30% ऑफ रिमेनिंग इनकम, रिमेनिंग इनकम का 30% खर्च करती है खाने पर। 5250 रुपए बचाती है, तो उसकी मंथली इनकम क्या है। भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। भाई रेशियो से भी कर सकते हैं ना इस बात को, यानी कि रीता की मंथली इनकम 4 है,
तो 4 में से 1 खर्च कर दिया, बचा 3। फिर शेष राशि का रिमेनिंग का 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। रिमेनिंग का 30% 3/10 खर्च किया भोजन पे, यानी कि 10 में से 3 खर्च किया, बचा 7। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ भाई, इनका सक्सेसिव है, ये तो कटेगा तो है नहीं, तो 4 दुसाम 40 रेशियो 21 ही आ गया मेरे दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रीता की इनकम 40 रुपए है, रीता की इनकम अगर 40 यूनिट है, 40 यूनिट, तो इतना इतना खर्च करने के बाद फाइनली रीता की पॉकेट में 21 यूनिट बचेंगे, यानी कि रीता की जो सेविंग है वो 21 है। अगर रीता की इनकम 40 है तो आपने पहले 25% खर्च किया, फिर रिमेनिंग का 30% खर्च किया, तो फाइनली रीता की पॉकेट में 21 यूनिट बचेंगे। रीता ने बचाया कितना है, 5250। तो 21 यूनिट की वैल्यू सवाल में 5250 रुपए दी है बच्चों। कितने गुना है, तो 21 दूनी 42, 10 जीरो है भाई, 21 पंजे 105, 250 गुना। तो 40 की वैल्यू भी 250 गुना करेंगे, 25 चौका 100 और 2 जीरो 10,000 रुपए। यानी कि रीता की जो इनकम है वो बी ऑप्शन 10,000 रुपए है, और यही इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है बात समझ में आई है। आगे चलेंगे, अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई, यहां पर करो बच्चों, करेगा दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिएगा, बनाएंगे। अब देखिएगा, सवाल बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। पी अपनी इनकम का 16% किराए पर, 18% किराने के सामान पर, 12% बच्चों की शिक्षा, और रिमेनिंग का 45% बाकी चीजों पे खर्च करता है। यदि वह 13,365 की बचत करता है तो उसने किराने के सामान पर कितना खर्च किया, किराने के सामान पे। देखो इस सवाल को हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें बीच की वैल्यू पूछ लिया है ना। हम वो सवाल करेंगे जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो दे। यहां भी किराए पर पूछा है। ये वाला करेंगे, ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल करेंगे। 7 नंबर को बाद में बताऊंगा अभी। जी मेरे प्यार में, रेशियो मेथड की खास बात क्या, रेशियो मेथड हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो बताता है, बीच की कैलकुलेशन को कम कर देता है, बीच की कैलकुलेशन को। जबकि 100 रेशियो मेथड में और 100 मानने के मेथड में क्या फर्क है, पर रेशियो मेथड आप करोगे तो हमेशा इनकम और फाइनल वैल्यू, इनकम और इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का, इनकम का और सेविंग का डायरेक्ट रेशियो आएगा, बीच की कैलकुलेशन खा जाता है। अगर आप 100 मान के करते हैं तो 100 में सारी चीजें आपको अलग अलग दिखाई देती हैं। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू को निकालने के लिए आपको हर एक चीज पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। देखो यहां आपको रेंट का खर्चा अलग दिख रहा है, 20 रुपए, रेंट पे कितना खर्चा हुआ है, 100 का 20% 20 रुपए। खाने का खर्चा अलग दिख रहा है, गर्लफ्रेंड पे खर्चा अलग दिख रहा है। रेशियो में ऐसा नहीं है, रेशियो में मेरे दोस्तों हमेशा इनिशियल वैल्यू, इनकम और फाइनल वैल्यू का डायरेक्ट रेशियो आता है। तो अगर किसी सवाल में इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बारे में ही पूछा है केवल, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां आप रेशियो मेथड इस्तेमाल करें। जैसे इस सवाल को देखिएगा, भवानी ने अपनी इनकम का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। फिर यहां से रिमेनिंग आया, रिमेनिंग का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पे खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,527 रुपए की राशि बची इसके बाद। ठीक है, भवानी की मंथली इनकम बताइए। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनेगा। पहली लाइन पढ़ो, भवानी ने अपनी इनकम का 15% बच्चों की शिक्षा पर, यहां और आ रहा है, रिमेनिंग नहीं है, और 20% भोजन पे खर्च किया। तो भवानी ने कितना खर्च किया, 15% और 20। भवानी ने 15 और 20 35% खर्च कर दिया, 35%। 15% बच्चों के एजुकेशन पे, 20% खाने पे, 15 + 20 35 हो गया। फिर यहां से रिमेनिंग शब्द आया, रिमेनिंग, ये आया रिमेनिंग। अब मतलब 35% खर्च करने के बाद रिमेनिंग इनकम का,
रिमेनिंग इनकम का 40% खेल पर और आ गया और 30% ट्रांसपोर्ट पर। रिमेनिंग इनकम का, बची इनकम का 40% खेलने पर और 30% ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। तो रिमेनिंग इनकम का कितना खर्च किया? 40 और 30 70। रिमेनिंग इनकम का 70% खर्च किया, रिमेनिंग का 70%। समझे? क्लियर है? तो आपसे पूछा है भवानी की बचत दी है कि 10,257 की बचत की है, इनकम पूछी है। तो केवल इनिशियल से फाइनल वैल्यू की जरूरत है, बीच की जरूरत नहीं है। रेशियो से करेंगे बेस्ट है। ये 35% ये खर्च किया, फिर रिमेनिंग का 70% ये खर्च किया, तो सक्सेसिव लगाएंगे। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/20। 7/20 यानी कि 20 से मेरे दोस्तों 7 खर्च किया तो बचा कितना? 13। फिर रिमेनिंग का 70% खर्च किया, 40 + 30 70। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/10। यानी कि मेरे प्यार भी 10 में से 7 खर्च किया तो बचा 3। तो रेशियो क्या आएगा? 20 दुसाम 200, 13 39। यानी कि भवानी की इनकम अगर 200 है तो उसके पास 39 यूनिट बचेगा पॉकेट में, उसकी पॉकेट में 39 यूनिट बचेगा। 39 यूनिट की वैल्यू सवाल में 10,257 दी है। 39 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में 10,257 रुपए दी है। 39 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में इतनी दी है। आप मुझे बताइएगा बच्चे कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 39 दूनी 78, 22 और 2 24, 245। अब 39 से कितनी बार जाएगा 245? 6 बार। 6 बार जाएगा। 39 छिक्का मेरे दोस्तों 234। 234 बचेगा, बचेगा 11। फिर 39 तिया 263 गुना, तो ये भी 263 गुना होगा। यानी कि 26 दूनी 52 और 2 तिया 6, 52,600 रुपए इस सवाल का आंसर है। करेक्ट। 39 का पढ़ा याद है ना? सी ऑप्शन। यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अप्रोक्स भी कर सकते हैं। देखिए 39 है, 39 का मतलब होता है 40। 39 को आप ऐसे समझो कि 40 है। 40 की वैल्यू दी है, 200 की पूछी है। 40 का 205 गुना होता है, तो 10,257 का 5 गुना करेंगे। 10,000 का 5 गुना 50,000, यानी कि आंसर 50,000 से हल्का सा ज्यादा आएगा। 50,000 से हल्का सा ज्यादा, ये ऑप्शन है। खत्म। ऐसे कर सकते हैं आप। समझ में आया? इकाई के अंक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल। मजा है ना? ये टाइप इजी है मेरे दोस्तों, मुश्किल नहीं है टाइप। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 9। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? सारे ही प्रीवियसर क्वेश्चन है, नए एक भी नहीं, मैंने नहीं बनाए सवाल, इसमें बनाइएगा। अब देखो, आप मुझे खुद ही बताने लग गए कि सर यूनिट डिजिट लगाओ, है ना, ये कर लो, अप्रोक्स कर लो। हाँ जी विकास भाई। राजन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। राजन अपनी सैलरी का 10% किराए पर खर्च करता है, ठीक है। ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सैलरी ऑन ट्रांसपोर्ट। राजन अपनी सैलरी का 10% रेंट पे खर्च करता है। फिर रिमेनिंग सैलरी का 20% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, रिमेनिंग का। आफ्टर विच ही स्पेंड 40% ऑफ द बैलेंस ऑफ सैलरी ऑन फूड। आफ्टर विच, इसके अलावा, इसके बाद उसने, बैलेंस का मतलब ही रिमेनिंग होता है, इसके बाद उसने रिमेनिंग का 40% खर्च किया है फूड पे, रिमेनिंग का 40% फूड पे। फर्दर ही स्पेंट 80% ऑफ द बैलेंस ऑन वेरियस बिल। इसके अलावा वह रिमेनिंग का 80%, बची हुई इनकम का 80% बाकी चीजों, बाकी बिलों पे खर्च करता है। फिर वो बैंक में 5,000 रुपए डिपॉजिट करा देता है और 1,480 रुपए अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए रख लेता है। उसकी मंथली सैलरी बताइएगा। तो भाई साहब ये तो सक्सेसिव वाला सवाल हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई रिमेनिंग आता जा रहा है बार बार। इतना इतना खर्च करने के बाद उसने 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करा दिए और 1,480 रुपए अपने पास रखे, यानी कि उसके पास टोटल बचा कितना होगा? 5,000 में 1,480 रुपए जोड़ेंगे तो 6,480 रुपए जो है राजन की टोटल बचत है। इतना इतना पैसा खर्च करने के बाद, इस हिसाब से खर्च करने के बाद राजन के पास
टोटल 6480 रुपए बचे होंगे, जिसमें से 5000 बैंक में जमा करे हैं और 1480 रुपए अपने पर्स में रख लिए। तो आप बताओ मेरे दोस्तों, मंथली सैलरी पूछी है, सेविंग आपको पता है, सैलरी पूछी है, इनिशियल से फाइनल वैल्यू के रेशियो की जरूरत है, तो हम रेशियो कर लेंगे। राजन ने अपनी सैलरी का 10% खर्च किया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10 खर्च किया यानी कि 10 से 9। फिर राजन ने क्या किया, रिमेनिंग का 20% खर्च किया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5 का मतलब मेरे दोस्तों 5 से 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर राजन ने रिमेनिंग का 40% खर्च किया फूड पे, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5, 2/5 का मतलब मेरे दोस्तों 5 से 3। फिर रिमेनिंग का 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/5, वो बाकी बिलों पे खर्च किया 4/5, लेकिन बचा क्या मेरे दोस्तों 5 से 1, 5 से 1। ओवरऑल क्या होगा भाई इन सबका, सक्सेसिव सक्सेसिव मतलब सीधी सीधी गुणा, गुणा करेंगे तो कुछ कटेगा क्या, कट जाएगा पर जरूरत नहीं है। 5 पच्चे 25, पंजे 125, 2 से काट लेते हैं, 2 से 10 5 बार, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 5 पच्चे 25, पंजे 125, पंजे 625 और 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 625 रेशियो 54। यानी कि अगर राजन की इनकम 625 है, राजन की इनकम अगर 625 है, तो इतना इतना खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 54 यूनिट बचेगा। 54 की वैल्यू ही सवाल में 6480 रुपए दे रखे, 6480 बचा, कितने गुना है 54 एक 54, 10 54 दूनी 108, 120 गुना। तो इनकम भी 625 का 120 गुना होगी, यानी कि 75,000। भाई 600 की 120 में गुणा करेंगे 72,000, 600 की 120 में, और 25 की 120 में गुणा करेंगे 3,000, 25 गुणा 120 3,000, तो टोटल आ गया 75,000 रुपए। आंसर है ए ऑप्शन। ब्रेक करके गुणा करो, ब्रेक करके 600 की 120 में गुणा कोई भी कर सकता है 72,000, 25 की 120 में आप कहोगे सर आपने 25 की 120 में इतनी जल्दी गुणा कैसे कर ली, 120 को मैंने ऐसे लिख लिया 25 चौका, एक 4 गुणा 30, अब 25 चौका 100 हो गया, 100 गुणा 30 3,000, ऐसे। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत ही आसान टाइप है, इतना आसान कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ये बताइएगा 10 नंबर क्या आंसर है जी इस सवाल का।
बताइए। एक आदमी, देखो ये सवाल थोड़ा सा चेंजेस की लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक आदमी अपनी इनकम का 12.5% भोजन पर, फिर यात्रा पर रिमेनिंग का 18 सही 3/4% ट्रेवलिंग पर, फिर रिमेनिंग का 20% हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करता है। उसका कुल खर्च 3450 है। कुल इनकम बताइएगा। मतलब बीच की वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो 12.5% खर्च किया मेरे दोस्तों उसने यात्रा पर 1/8, फिर रिमेनिंग का 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/16। भाई 1/16 होता है 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4 का 3 गुना है। फिर रिमेनिंग का 20% एजुकेशन पे 1/5, तो 1/8 खर्च किया भोजन पे, तो 8 से कितना बचा 7। फिर रिमेनिंग का कितना खर्च किया भाई 3/16। 3/16 का मतलब 16 से कितना बचा 13। फिर रिमेनिंग का कितना खर्च किया 1/5। 1/5 का मतलब 5 से कितना बचा मेरे प्यारे भाई 4। 5 से 4, तो ओवरऑल क्या होगा मेरे प्यारे भाई बताइएगा। तो 4 चौक 16 और 8 पंजे 40 चौका 160। 160 रेशियो 13/91। यानी कि अगर आदमी की इनकम 160 है तो इतना इतना खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 91 बचेगा। लेकिन सवाल में बचत नहीं दी, सवाल में दिया खर्चा। आप खुद सोचो, अगर आदमी की इनकम 160 यूनिट है, खर्च करने के बाद 91 बचेगा, तो खर्चा कितना किया है। 160 में से 91 घटाएंगे तो 10 में से 69 यूनिट खर्चा किया। 69 यूनिट आप बोलोगे हाँ जी सर। 160 में से 91 माइनस करेंगे, 69 यूनिट खर्चा किया है और खर्चा किया है 3450 रुपए। तो 69 यूनिट की वैल्यू 3450 रुपए, कितने गुना 50 टाइम्स। भाई 70 देखा करो, 70 पंजे 350, ये 5 ही कम है, तो 50 टाइम्स है मेरे प्यारे भाई। तो उसकी इनकम कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। कुल इनकम पूछे आदमी की 160 यूनिट, 160 की वैल्यू भी 50 गुना होगी। 16 पंजे 80, 8000 रुपए आदमी की इनकम है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा कम है यार। बी ऑप्शन 8000 रुपए है भाई। करो। मुझे लगता है कि आप इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और कर पाएंगे, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 11। चलो आगे के जो सवाल है मैं आपको वो कल बताऊंगा। ठीक है, अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है कल बताएंगे। कल ये और इलेक्शन वाला टाइप होगा। ठीक है, 3 क्लास का और है, फिर ये समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों बाय।